सड़ते हैं, और कुछ अगर उन बूढ़ों की मानो जो अभी भी याद रखते हैं, कभी जिंदा थे ही नहीं, बस जिंदगी का नाटक करते रहे, चलते रहे, बोलते रहे, सांस लेते रहे, जबकि नीचे अंधेरे में कोई चीज उधार की आंखों से देख रही थी, सब्र से, बरसों से। मैं तुम्हें डोहरा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वैसे ही जैसे मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, रसोई के फर्श पर बैठे हुए मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी में, जब दीवार पर परछाइयां उंगलियों की तरह लंबी हो रही थी। दादी कहानी सुनाते वक्त मेरी तरफ नहीं देखती थी, मुझसे पार देखती थी, दरवाजे की तरफ, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि वो अभी खुलेगा। डोहरा एक ऐसी सड़क के आखिरी छोर पर बसा था जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। 200 घर, एक मंदिर जिसकी घंटी में दरार पड़ चुकी थी, 3 कुएं, हालांकि 1987 तक सिर्फ एक में पानी बचा था, बाकी सूख चुके थे या उससे भी बुरा हुआ था। एक कुआं पुराने पीपल के पेड़ों के पीछे वाला 40 साल पहले पत्थरों और रस्सी से बंद कर दिया गया था। इस कहानी में किसी के पैदा होने से बहुत पहले कोई नहीं बताता था कि क्यों। शर्मा परिवार गांव के पूर्वी किनारे पर रहता था। रमेश घर का मुखिया पास के कस्बे में ऑटो चलाता था। उसकी पत्नी सुमन घर को उसी हंसमुख जिद से चलाती थी जो गांव की औरतों को विरासत में मिलती है, गहनों की तरह। बेटी मीरा 11 साल, बेटा छोटू 7, एक छोटा सामान्य परिवार, वो किस्म जिसके साथ बुरा होने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन बुरा होने से पहले पूछता नहीं। उस अक्टूबर डोहरा में कुछ गड़बड़ शुरू हुई। पहले जानवर, यादव के घर के पीछे एक बकरी मिली मरी हुई, कोई जख्म नहीं, बस मरी हुई, आंखें खुली और सूखी, मुंह दांतों से पीछे खिंचा हुआ, जैसे बिना आवाज के चीख रही हो। फिर एक और, फिर एक रात में 3 मुर्गियां, 3 अलग अलग घरों में, सबके चेहरे पर वही जमा हुआ भाव। गांव के नाई नथु ने कहा कि रात 2 बजे उसने अपनी छत पर कदमों की आवाज सुनी, भारी, धीमी, जैसे कोई टहल रहा हो, सोच रहा हो कि अंदर आना है या नहीं। उसके बाद किसी ने ठीक से नहीं सोया। भूरी डोहरा के पश्चिमी छोर पर अकेली रहती थी। जब से किसी को याद था, लंबी थी, चौड़ी, बनावट में औरत से ज्यादा मर्द लगती थी, आवाज भारी थी, चलती थी तो लगता था जमीन सिकुड़ रही है। जबड़ा सख्त, हाथ बड़े और खुरदरे, बाल छोटे कटे, बेतरतीब, और आंगन में एक खूंटे से बंधी एक बकरी। बच्चे उससे डरते थे। माएं कहती दूर रहो, और मर्द चाय की दुकान पर धीमी आवाज में उसकी बात करते, कभी सीधे नहीं कहते, लेकिन हमेशा एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमते रहते, चुड़ैल। किसी के पास सबूत नहीं था, लेकिन गांव सबूत पर नहीं चलते, गांव एहसास पर चलते हैं। उस बेचैनी पर जो सीने में बैठ जाती है जब किसी को ज्यादा देर तक देखो। भूरी अनाज खरीदती थी, पानी भरती थी, किसी से नहीं बोलती थी जब तक कोई न बोले, और तब भी छोटे सपाट वाक्यों में, न पति, न परिवार, न कोई ऐसा अतीत जिसकी तस्दीक हो सके। बस एक सावन में आ गई थी बरसों पहले और रुक गई, जैसे कोई दाग जो ध्यान देने से पहले पक्का हो जाए। जब जानवर मरने लगे, गांव को फैसला करने में देर नहीं लगी। अगर भूरी वो थी जिससे डोहरा फुसफुसा कर डरता था, तो ठाकुर विक्रम सिंह वो थे जिनसे खुलेआम डरते थे और उसे इज्जत का नाम देते थे। ज्यादातर जमीन उनकी थी, झगड़े वो सुलझाते थे, मंदिर की मरम्मत उन्होंने करवाई, मास्टर जी की तनख्वाह वो देते थे, और हर दिवाली पर हर घर में मिठाई भेजते थे। लंबे थे, गोरे, चौड़े कंधों वाले, मुस्कुराहट आसान थी, बोलते धीरे थे, उस तरह जैसे वो आदमी बोलते हैं जिन्हें पता हो कि कोई टोकेगा नहीं। जब मारकाट शुरू हुई तो ठाकुर साहब ने ही मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे
गांव की बैठक बुलाई। ठाकुर साहब ही थे जो लालटेन की रोशनी में खड़े हुए। उनकी परछाई पीछे लंबी फैली और वो बोले जो सब पहले से सोच रहे थे। तकलीफ है और हम सब जानते हैं कहां से आ रही है। भूरी का नाम नहीं लिया, लेने की जरूरत नहीं थी। रमेश शर्मा उस बैठक में बैठा था और उसने भीड़ को खामोशी में सहमत होते महसूस किया। सुमन की तरफ देखा जो छोटू को गोद में लिए बैठी थी। उसने भी सिर हिलाया। एक इंसान था जिसने नहीं हिलाया। उन्हें नानी साहिबा कहते थे। हालांकि वो किसी की नानी नहीं थी, डोहरा की सबसे बूढ़ी औरत, शायद सबसे बूढ़ी इंसान। किसी को उनकी असली उम्र नहीं पता थी। चेहरा उन पेड़ों की छाल जैसा था जिनके नीचे वो बैठती थी, और आंखें फीकी धुंधली, लेकिन कुछ छूटता नहीं था। बंद कुएं के पास एक कमरे के घर में रहती थी। ज्यादातर लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते थे। बैठक के बाद जब रमेश उनके दरवाजे के सामने से गुजरा, उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम गलत दिशा में देख रहे हो। रमेश ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उनकी पकड़ चौंकाने वाली थी। चुड़ैल वहां नहीं छुपती जहां तुम सोचते हो। यही तो बात है। वो वहां छुपती है जहां तुम कभी नहीं देखोगे, जहां तुम महसूस करते हो। नानी जी, सब कहते हैं, सब गलत कहते हैं। चुड़ैल बाहरी इंसान बनकर नहीं आती। बाहरी पर तो सबकी नजर रहती है। चुड़ैल वो बनकर आती है जिसे तुम अंदर बुलाते हो, जिस पर भरोसा करते हो, जिसकी तरफ पीठ करके बैठ जाते हो। कलाई छोड़ दी। उनकी उंगलियों के निशान पूरे 1 मिनट तक रहे। खामोशी सुनो कुछ लोगों के आसपास की। उन्होंने कहा, कुत्ते अजनबी पर नहीं भौंकते, कुत्ते उस पर भौंकते हैं जो इंसान नहीं है। रमेश घर गया और भूलने की कोशिश की। मीरा ने सोना बंद कर दिया। कहती थी कि बंद कुएं की तरफ से कोई उसका नाम पुकारता है। मर्द की आवाज गहरी और शांत, जैसे कोई प्रार्थना पढ़ रहा हो, बस शब्द गलत थे। सुमन ने मीरा की कलाई पर काला धागा बांधा और दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटका दी। सुबह तक गायब हो गई। गिरी नहीं, गायब। फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। छोटू चीखते हुए उठा। जब रमेश उसके पास पहुंचा, लड़का बिस्तर पर सीधा बैठा था, अकड़ा हुआ, आंखें खुली, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। उसका छोटा हाथ खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। शीशे पर अंदर से भाप जमी थी और उस भाप में किसी ने उंगली घसीटकर कांपती देवनागरी में एक शब्द लिखा था, मेरा। सुमन ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और सुबह तक छोड़ा नहीं। अगली सुबह रमेश ठाकुर साहब के घर गया। बड़े बैठक में बैठा, फ्रेम की हुई तस्वीरें, पीतल के दिए और सब बता दिया। मरे हुए जानवर, मीरा की आवाज, शीशे पर वो शब्द, उसके हाथ कांप रहे थे। ठाकुर साहब ने बिना भाव बदले सुना, फिर आगे झुके और रमेश के घुटने पर हाथ रखा। आज रात खत्म होगा ये सब, उन्होंने कहा। मैं संभालता हूं। और रमेश ने मान लिया। सब मानते थे। हमेशा उस शाम मर्दों का एक झुंड ठाकुर साहब सबसे आगे, लालटेन और लाठी लिए भूरी के घर गया। दरवाजा पीटा, उसने खोला और एक पल के लिए लालटेन की रोशनी में रमेश को उसकी आंखों में डर दिखा। असली डर, वो डर जो किसी राक्षस की आंखों में नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया। तो देखने में ऐतराज नहीं होगा। घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। एक चारपाई, एक चूल्हा, कुछ स्टील के बर्तन, एक पुराने जोड़े की पीली पड़ी तस्वीर फ्रेम में। लेकिन बाहर भीड़ ने पहले ही फैसला कर लिया था। दीवारों पर पत्थर मारे, किसी ने लकड़ी के ढेर में आग लगा दी। भूरी दरवाजे पर खड़ी रही, हिली नहीं, सीधे ठाकुर साहब को देख रही थी। और रमेश ने कुछ नोटिस किया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ और था, जैसे वो उनके चेहरे के पीछे कुछ देख रही हो जो किसी और को नहीं दिखता। ठाकुर साहब ने पहले नजर हटाई। उस रात रमेश को नींद नहीं आई।
भूरी का चेहरा आंखों के सामने से हट नहीं रहा था और नानी साहिबा के शब्द कुछ खटक रहा था। एक छोटी सी गलती जिसका नाम नहीं रखा जा सकता, जैसे चमड़ी के नीचे कोई हड्डी अपनी जगह से हटी हो। सूरज निकलने से पहले नानी साहिबा के घर गया। वो पहले से जागी हुई थी, चारपाई पर बैठी जैसे इंतजार कर रही हो। दिखने लगा है तुम्हें? क्या? बताओ रमेश, रात को जब कुत्ते रोते हैं किस तरफ मुंह करते हैं? पश्चिम, ठाकुर की हवेली की तरफ। और तुम्हारी बेटी को जो आवाज सुनाई देती है किस दिशा से आती है? बंद कुआं जो ठाकुर की जमीन के पीछे है। और वो कुआं किसने बंद करवाया था? खुद से पूछो। 40 साल पहले किसके पास इतना रसूख था कि एक कुआं बंद करवा दे और पूरे गांव को मना कर दे? रमेश का मुंह सूख गया। ठाकुर साहब के पिता, उसने फुसफुसाया। नानी साहिबा और करीब आई। उनकी धुंधली आंखों में सुबह की पतली रोशनी चमकी। एक औरत थी तुम्हारे पैदा होने से पहले, खूबसूरत। इस गांव में ब्याह कराई थी। पुराने ठाकुर को उस पर नजर थी। जब उसने मना किया वो गायब हो गई। कहते रहे भाग गई। लेकिन मैं तब जवान थी और मैंने देखा था उन्हें आधी रात को कुछ भारी उठाकर उस कुएं की तरफ ले जाते हुए। रुकी, चुड़ैल बनती है। रमेश, एक बेगुनाह औरत की हत्या से बनती है और वो हमेशा उसी शक्ल में नहीं लौटती जिसकी तुम उम्मीद करो। कभी कभी वो उस खानदान के खून में घुस जाती है जिसने उसे मारा। बाप से बेटे में जाती है, बीमारी की तरह नहीं, विरासत की तरह। गांव जागने से पहले रमेश भूरी के घर गया। वो बाहर बैठी थी, जली हुई लकड़ी से राख साफ कर रही थी। उसे देखकर हैरान नहीं हुई। तुम जान गए वो क्या है? रमेश ने कहा। भूरी का सख्त चेहरा किसी दर्दनाक भाव में टूटा। मुस्कान नहीं, उससे कहीं पुराना कुछ। मैं इस गांव में इसलिए आई क्योंकि मैंने इसे महसूस किया। खिंचाव बचपन से महसूस करती आई हूँ। कुछ पुकारता था उस कुएं के अंदर से। मेरी नानी वो औरत थी जिसे उन्होंने मारा। उनका खून है मुझ में, इसलिए मैं ऐसी दिखती हूँ। इसलिए उनके घर के पास खड़ी होती हूँ तो शरीर में कुछ उमड़ता है, जैसे लोहा चुंबक के पास आकर हिलने लगता है। और वो, उन्हें नहीं पता कि वो क्या है। यही सबसे खराब बात है। उनके अंदर की चीज दिन में सोती है, लेकिन रात को जब गांव चुप होता है वो चलती है, शिकार करती है, चुनती है। तुम्हारी बेटी को इसलिए चुना क्योंकि वो उसी उम्र की थी, वही उम्र जब मेरी नानी पहली बार इस गांव में आई थी। तीनों नानी साहिबा के पास गए और बूढ़ी औरत ने बताया कि करना क्या है। आधी रात बंद कुएं के पास खड़े थे रमेश, सुमन, भूरी और नानी साहिबा। 4 कोनों पर 4 दिए। बुढ़िया ने किसी ऐसी बोली में कुछ पढ़ना शुरू किया जो रमेश ने कभी नहीं सुनी थी। जब रुकी, सन्नाटा इतना गहरा था कि छूने पर लगा सकता था। कीड़े नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं। फिर कदम हवेली की दिशा से, भारी और धीमे। ठाकुर विक्रम सिंह अंधेरे में उनकी तरफ चले आए, लेकिन चाल गलत थी। टांगें बहुत सहज चल रही थी। पैरों की बजरी पर कोई आवाज नहीं। आंखें खुली थी, लेकिन दियों की रोशनी में वैसे चमक रही थी जैसे जानवर की आंखें चमकती हैं। पीली, सपाट, लौटाती हुई। कुएं के किनारे रुके और बोले, लेकिन आवाज उनकी नहीं थी। औरत की आवाज थी, कच्ची और टूटी हुई, कहीं दांतों के पीछे से निकल रही थी। तुमने मुझे बंद किया, मेरे मुंह पर पत्थर डाले, लेकिन मुझ में सब्र है। 40 साल से इस शरीर को कपड़े की तरह पहन रही हूं। जानते हो कैसा लगता है उन लोगों को देखकर मुस्कुराना जिन्होंने तुम्हें मारा, उनसे हाथ मिलाना, दिवाली पर उन्हें मिठाई खिलाना। उनका चेहरा एक ऐसी मुस्कान में खिंचा जो इंसानी हद से बाहर थी। गर्दन उस कोण पर झुकी जहां गर्दन झुक नहीं सकती। नानी साहिबा ने दिए का तेल फेंका, कुआं फटा, पत्थर अंदर गिरे। नीचे से एक आवाज उठी, चीख नहीं, जमीन की सांस जैसा कुछ, दशकों से दबा हुआ दबाव निकलता हुआ। ठाकुर साहब का शरीर ऐंठा, कमर पीछे की तरफ मुड़ी, मुंह इतना खुला जितना किसी मुंह को नहीं खुलना चाहिए, और कुछ काला, बेशक धुएं की तरह उनमें से बाहर निकला।
जैसे गीली लकड़ी से धुआं उठता है। नीचे कुएं में गिरता गया। पत्थर फिर से ऊपर बंद हो गए। हालांकि किसी ने छुआ नहीं। ठाकुर साहब गिरे। सांस चल रही थी, लेकिन आंखें जब खुली खाली थी। जो चीज 40 साल से उन्हें चला रही थी वो जा चुकी थी, और उसके बिना बचा लगभग कुछ नहीं। अगली सुबह उन्हें कुएं के पास बैठा पाया। कुछ नहीं देख रहे थे, फिर कभी नहीं बोले। 3 महीने और जिए। कस्बे के डॉक्टरों ने कहा शरीर में कोई खराबी नहीं, शरीर ठीक था, बाकी सब जा चुका था। धूरी डोहरा में रही। लोगों ने पत्थर मारने बंद कर दिए। कुछ ने चुपचाप अनाज भी पहुंचाया, बिना आंख मिलाए। शर्म की एक शक्ल होती है, और डोहरा में वो दरवाजे पर रखी गेहूं की बोरी जैसी दिखती थी। नानी साहिबा अगली गर्मियों में चल बसी, चैन से नींद में, ऐसा कहते हैं। मीरा को आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। छोटू रात भर सोने लगा, लेकिन रमेश कभी नहीं भूला जो नानी साहिबा ने कहा था। और मैं भी नहीं भूलता जब इस कहानी के बारे में देर तक सोचता हूं। किसी भी गांव में सबसे खतरनाक चीज किनारे का अजनबी नहीं होती, वो बीच का आदमी होता है जिस पर सबको भरोसा है।